एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, करेक्ट। तो इक्वेशन वी विल राइट दैट मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली Lines of base. करेक्ट। Yes. तो एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, बस वो समझना। एसिड बेस का एन फैक्टर कैलकुलेशन इज मच इजियर देन रिडॉक्स, करेक्ट। Yes. कैसे कैलकुलेट होगा एन फैक्टर किसी एसिड या बेस का? Number of hydrogen replaced. Hydrogens exchange. नंबर ऑफ H प्लस एसिड के लिए और नंबर ऑफ OH माइनस बेस के। बेस के लिए। तो कैसे लिखेंगे एन फैक्टर एसिड बेस टाइट्रेशन में? एन फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस रिप्लेस्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये नोट करो जरा। क्लियर है ये? Yes. चलो तो एक दो एग्जांपल देखते हैं कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स में रखेंगे। तो HA4 सपोज देखो, HA4 का फर्स्ट प्रॉब्लम सब लोग रीड करो। पढ़ लिया प्रॉब्लम? हो गया? देखो क्या दिया है प्रॉब्लम में। दिया है अमोनियम क्लोराइड, उसको NaOH के साथ हीट किया जिससे अमोनिया गैस बनी, करेक्ट। Yes. अमोनिया इज बेस, करेक्ट। Also. रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो उसको किसने एब्जॉर्ब कराया? 150 ml N/5 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया। एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड ज्यादा है, बचा रह गया, उसको न्यूट्रलाइज कराया NaOH से। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारी इक्वेशन क्या होगी? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 equal to milli equivalence of NH to ammonium plus milli equivalence of NaOH. वेरी गुड। टोटल बेस के मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू टोटल एसिड के मिली इक्विवेलेंट। एसिड के कितने मिली इक्विवेलेंट हो गए? 150 इंटू नॉर्मेलिटी दी है 1/5। ठीक है। अमोनिया के कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे? अमोनिया के मान लो x मिली मोल्स हैं। अमोनिया का एन फैक्टर क्या होगा बताओ? What will be n factor of ammonia? 1. 1। और NaOH के लिए क्या इंफॉर्मेशन दी है? 20 ml and 1 N. 1 नॉर्मल।
तो X कितना आ गया 10 मिलीमोल। अमोनिया के मोल्स मिल गए तो फिर मास निकाल लोगे अमोनिया का, करेक्ट। मास निकाल लोगे फिर उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, Yes, sir. ओके। नाउ मैं एक एग्जांपल और अब मैं जरा लेता हूं। इंडिकेटर्स का रोल जरा देखो। एक अगला एग्जांपल ऐसा लेता हूं, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें NaOH है 2 मिलीमोल, करेक्ट। और हम ब्यूरेट से सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं 0.1 मोलर, और हमसे पूछा गया है कितना वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा। कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन बताओ। NaOH के कितने मिली इक्विवेलेंट हुए, मिलीमोल्स 2, और NaOH का एन फैक्टर 1 1। H2SO4 के मोलैरिटी into 1 into V. V और एन फैक्टर 2. 2। तो निकाल लोगे इससे अब V। Yes. अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, और लेट से अब बीकर में है मेरे पास Na2CO3। Na2CO3 कैसी स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू माइंड? इज इट अ एसिड और इज इट अ बेस? Base. Amphoteric. एम्फोटेरिक है Na2CO3, So base. बेस है। एम्फोटेरिक कैसे हुआ? हाउ कैन इट एक्ट एज एसिड? इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? ठीक है। Yes. तो लेट से ये 3 मिलीमोल है इस बीकर में, और अब हम ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं 0.1 मोलर, ओके। अब बताओ इक्वेशन कैसे लिखूंगा? हु इज टेलिंग मी द इक्वेशन? बताओ यार, इतना तो अभी किया तो। So 3 into V into 3 into V, the milli equivalents of Na2CO3. मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, वॉल्यूम कहाँ आएगा? Sorry, sir. Into 2 इनटू 2 is equal to 0.1 into V into 2. अब देखो किसी बात को डिस्कस करना है हम लोगों को। Na2CO3 का एन फैक्टर हमने 2 क्यों लिया भाई? Na2CO3 में कार्बोनेट आयन विल एक्ट एज बेस, करेक्ट। Yes. कार्बोनेट आयन जो हम H+ डाल रहे हैं उसके साथ रिएक्ट करके HCO3 माइनस बनाएगा पहले, करेक्ट। और फिर HCO3 माइनस H+ से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, सही है? इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो इफेक्टिवली एक कार्बोनेट 2 H+ ले रहा है, इसलिए एन फैक्टर 2 लिख दिया। अग्रीड? Yes, sir. Yes. नाउ अब ध्यान से बात सुनो। हम एक टाइट्रेशन कब तक करते हैं? जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव नहीं होता। हमें कैसे पता लगता है इक्विवेलेंट पॉइंट आगे? इंडिकेटर कलर चेंज करता है। इंडिकेटर कलर चेंज करता है। तो इंडिकेटर कब कलर चेंज करेगा? दिस विल डिपेंड ऑन इंडिकेटर क्या है, करेक्ट।
यस सर। अब हमारे पास जो दो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो कौन है? phenolphthalein, मिथाइल 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 ऑरेंज। करेक्ट। याद है आयनिक में किया था, फिनोफ्थलीन की कलर चेंज रेंज याद है? 2 से 4 ऐसा कुछ था सर। फिनोफ्थलीन 7 से 9। यस 10. 7 to 9 to 11 के बीच था फिनोफ्थलीन, 9। करेक्ट। यस सर। और मिथाइल ऑरेंज का था 4-5 के आसपास, करेक्ट। यस अब सपोज यस सर। अगर मैंने इस टाइट्रेशन में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया हुआ है, तो अब जब टाइट्रेशन समझो, स्टार्टिंग में बीकर में क्या पड़ा है? Yes. CO3 जो बेस है, मतलब पीएच कुछ 12-13 होगा, करेक्ट। यस सर। अब तुमने ऊपर से एसिड डालना शुरू किया, एसिड डालते जाओगे तो क्या होगा? पीएच कम होता जाएगा। Yes, sir. यस सर। और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल के रखा हुआ है, मतलब पीएच जैसे ही 9 के आसपास पहुंचेगा इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। हाँ, इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा, तुम ब्यूरेट बंद कर दोगे, yes, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो टाइट्रेशन खत्म हो गई। अब पीएच 9 कब आएगा? जब कार्बोनेट आयन जैसे ही बाई कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। बाई कार्बोनेट आयन का पीएच क्या होता है? pK1 प्लस pK2/2, एम्फोटेरिक आयन, करेक्ट। हाँ sir. और कार्बन H2CO3 के pK1 pK2 अराउंड 7 और 11 होते हैं, तो pK1 प्लस pK2/2 9 होगा। मतलब जैसे ही पहला रिएक्शन खत्म होगा फिनोफ्थलीन कलर चेंज कर देगा। तो अगर तुमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया हुआ है तो जब कार्बोनेट आयन एक ही H प्लस लेगा तभी टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो भाई एन फैक्टर क्या हुआ? 1 हो जाएगा तो तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज कलर कितने पे चेंज करेगा? 4-5 पे। मतलब वो तो कलर चेंज तब करेगा जब दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। अग्रीड? यस सर। यस सर। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन हम लोग तब लिख सकते हैं व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज द इंडिकेटर, करेक्ट। बट अगर फिनोफ्थलीन इज द इंडिकेटर देन व्हाट विल बी द इक्वेशन? नाउ कैन यू टेल मी? 3 into 1 equal to 0.1 into V2. is 0.1 into V into 2, ठीक है? Yes, sir. समझ में आया? यस सर। तो चलो ये अब एक एग्जांपल लास्ट और करते हैं, फिर बुकलेट की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। मान लो एक बीकर में NaOH है 2 मिलीमोल, Na2CO3 है 3 मिलीमोल, NaHCO3 है 4 मिलीमोल, और इसको हम 0.1 मोलर HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं। कितना वॉल्यूम लगेगा अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है? बताओ आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन? फिनोफ्थलीन वाली बोलो। तो फिनोल्फिन आपने बोला था 9 to 11 है ना? हाँ, 2 तो into 1 चेंज क्यों करेगा पहले के रिएक्शन में? सबसे पहले तो NaOH से रिएक्ट होगा, हाँ sir. उसका NaOH का तो एन फैक्टर 1, Yes, sir. फिर Na2CO3 में भी 1. CO3 का भी एन फैक्टर 1 फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ, Yes, sir. और NaHCO3 का 0। NaHCO3 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, हाँ sir. उससे पहले ही फिनोफ्थलीन कलर चेंज कर देगा। तो 0.1 V into 1. 2-1 मिथाइल ऑरेंज के
होगा सर, हैं? वो रिएक्ट क्यों नहीं होगा सर? इस रिएक्शन से पहले ही फिनोक्सिलिन कलर चेंज कर देता है ना। यस सर, भाई समझ कहाँ रिएक्ट कर पाता है H+ से, उससे पहले ही कलर चेंज हो जाएगा। फिर यस मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा बताओ भैया इक्वेशन। 2 into 1 2 into 1 plus 3 into 2 3 into 2 plus 4 into 1 4। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? no sir नोट कर लिया? एक मिनट सर प्रीवियस पेज दिखा। सर फर्स्ट वाला भी। डन। चलो सब्जेक्टिव में 23, 24 और 25 करो और HA4 करो, ये कंप्लीट करो जरा। सर, आप बोलो। आपने सर 20 आपने 21 20 to 22 से आपने डिस्कस नहीं किया, मतलब डाउट्स। अभी अब करो जो किया है। ओके सर।
हो गया कंप्लीट? सर HA4 के थोड़े बाकी है। करो 5 मिनट में। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई डिस्कस करना है? सर 25th वाला। सर 23 का C। C part 23 का सी पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है।
23 का ए और बी हो गया। Yes, sir. तो सी पार्ट तो बस उनका डिफरेंस पूछा है। भाई ए पार्ट में तुमने क्या निकाला? फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट के लिए कितना लग रहा है, करेक्ट? हाँ, और 23 के बी पार्ट में क्या निकाला? मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के लिए कितना लग रहा है, करेक्ट? yes, sir. अब सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट के बाद मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट लाने के लिए कितना और लगेगा? तो दोनों के डिफरेंस से हो जाएगा ना, बी माइनस ए। So got it. समझ में आया? Yes, sir. ये 25th में डाउट है। Na2CO3 है, NaSCO3 है। 10 ml को फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ, ठीक है? कैसे लिखोगे इक्वेशन 25th में? Na2CO3 के की मोलैरिटी हम मान लेते हैं M1, NaSCO3 की मोलैरिटी मान लेते हैं M2। तो 10 ml में इसके मिलीमोल्स हो गए 10 इंटू M1, इसके 10 इंटू M2। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ इसका एन फैक्टर 1, इसका 0, एंड दिस 2 ml 0.1 मोलर, और सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2, करेक्ट? Yes, sir. ये एक इक्वेशन हो गई। मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड, मतलब इसके बाद ऐड कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। तो अब इसका एक और एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर 1, और कितना लग रहा है? 2.5 ml 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट? इससे M1 और M2 आ जाएगा। यस सर, समझा। चलो HA4 पे आओ। HA4 में कोई डिस्कस करना है? तो सेकंड वाले में Na2SO4 का मतलब फिनोक्सिलिन में क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। Na2SO4 H2SO4 से थोड़ा रिएक्ट करेगा। एक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और उसी का सॉल्ट थोड़े ना आपस में रिएक्ट करेंगे। यस सर। और कोई डिस्कस करना है? थर्ड। हाँ। थर्ड में क्या दिया है? Na2CO3 सोल्यूशन है 25 ml, ठीक है? मोलैरिटी मान लो है। HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एन फैक्टर 2, HCl 32.9 ml, उसकी मोलैरिटी हो गई इतनी, और HCl का एन फैक्टर 1, ठीक है? इससे मोलैरिटी निकाल लोगे, ओके? ठीक है? फिर क्या दिया? यस सर।
फिर क्या दिया है, 125 ग्राम सोल्यूशन दिया है। तो 125 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मोलैरिटी इसकी निकाली चुके हो, n फैक्टर 2। H2SO4 की नॉर्मेलिटी दी है 0.84 इंटू V। तो n की वैल्यू इसमें रख के वॉल्यूम निकाल लेना। ओके, ठीक है। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी, चलो आगे बोलो। सर 11। ये मेरे बोलो। K2Cr2O7 used as a precipitating agent। देखो K2Cr2O7 लेड के साथ PbCrO4 का प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, तो CrO4 2 माइनस में एक क्रोमियम है और K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, तो एक K2Cr2O7 का मॉलिक्यूल कितने मोल्स बना लेगा PbCrO4 से, तो 2। करेक्ट, तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका, 2। ओके, सर आपने रिएक्शन कैसे लिखा? ये तुम लोग इनऑर्गेनिक में सीखोगे ये वाला रिएक्शन। ओके, ये 8 नोट कर लिया। ऐसे तो एन फैक्टर मतलब H और OH के लिए निकालते थे, इसके लिए भी निकाल सकते हैं। वैसे ही निकाला ना सॉल्ट से। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर चार्ज ऑन कैटायन या एनायन से निकालते हैं ना। यस सर। से 8 ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इक्विवेलेंट पूछा है रेट KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट 4H2 in neutralization reaction। मतलब when it is either acting as acid or as base। अगर ये मॉलिक्यूल एसिड की तरह एक्ट करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल में, 11। एक ये है और 2 ये है। करेक्ट, ओके, तो एन फैक्टर होगा 3। अग्रीड। यस सर। ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, एज बेस इसका एन फैक्टर क्या होगा, भाई ये वाला पोटेशियम रिप्लेस हो सकता है ना हाइड्रोजन से, यस तो एज बेस इसका एन फैक्टर 1 है। और ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो सकता है। तो इसका जो ये ऑक्सलेट पार्ट है इसमें
मालूम है ना, हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था, ऑक्सलेट क्या बना लेता है, CO2, करेक्ट। यस कार्बन +3 से +4 की स्टेट में चला जाता है, ओके। तो हर कार्बन में 1 का चेंज होता है, तो 4 कार्बन में कितना चेंज होगा, 4 का, n फैक्टर विल बी 4, ओके। आपने बेस का कैसे निकाला? बेस क्या होता है कि K+ आयन H+ से रिप्लेस हो सकता है ना, यस सर। और सर आपने वो 11th में बताया ना कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो उसके एक दो एग्जांपल बताओ ना। अरे किसी भी सॉल्ट के केटायंस का चार्ज ले लो, ठीक है। जैसे PbCrO4 में लेड का चार्ज क्या है, Pb2+। हाँ यस सर, हाँ ठीक है समझा। तो इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एन फैक्टर बताओ। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस रिएक्शन, तो उसमें या तो ये एसिड की तरह एक्ट करे या बेस की तरह। तो दो पॉसिबल आंसर है, n/3 और n/1, ओके, ठीक है। Yes, sir. तो देखो सेम कंपाउंड भी अलग अलग एन फैक्टर्स दिखा सकता है, और ऐसे केस में इस कंपाउंड की मोलैरिटी तो हर सिचुएशन में सेम होगी, लेकिन सिंस एन फैक्टर्स अलग अलग हो रहे हैं, तो हर अलग अलग सिचुएशन में नॉर्मेलिटी अलग अलग होगी, करेक्ट। समझ में आया? श्योर। सर वापस प्लीज रिपीट कर सकते हो सर, बेस का फैक्टर 1 कैसे निकाला? बेस पोटेशियम 1 है, वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकता है, तो दिस मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट 1H+ ion, hence it can act as a base with an factor of 1. यस सर। सर 8 का आने सी ऑप्शन ही। एक का आंसर ए और सी दोनों हो सकता है। यस सर, वही कंफर्म कर। तो आपने थर्ड वाला कराया था, उसमें पहली वाली स्टेटमेंट अगर नहीं उसका सेकंड वाले में मोल्स इनटू एन फैक्टर करके किया, तो वो आंसर क्यों नहीं मैच हो है? रहा? जो थर्ड वाला Na2CO3 वाला था ना। ये है, हाँ सर, तो उसमें सेकंड वाली स्टेटमेंट में सिर्फ मतलब मास दिया है, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल टू एसिड। Na2CO3 का थोड़े ना है, वो मास पूरे सोल्यूशन का है, उससे Na2CO3 के थोड़े मोल्स मिलेंगे। और HA4 में कोई डाउट? 11th में, सॉरी 12th में। 12th में क्या हो रहा है?
ट्वेल्थ वाला तो यार HA1 में किया है, देखो HA1 का प्रॉब्लम 20 देखो। हाँ सर देखता हूँ। हाँ सर। सेम प्रॉब्लम है ना? हाँ सर। तो चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, नोट कर लिया इतना? यस सर। चलो अब एक चीज लिख लेते हैं जरा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो H2O2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग जनरली मोलारिटी में नहीं देते, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में देते हैं। ओके, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी डिफाइन है द वॉल्यूम, चलो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज volume of O2 in milliliter at 0 degree 180 reduced by complete decomposition of 1 ml H2O2 solution। तो 1 ml H2O2 solution पूरा डिसोसिएट जब हो जाए, उससे कितने ml ऑक्सीजन बनी है, that will give us volume strength of a H2O2 solution। ठीक है? तो कैसे लिख लेंगे ये रिएक्शन? H2O2 aqueous goes to H2O liquid plus half O2 gas। ठीक है? ओके, ये 1 ml सॉल्यूशन लिया है। अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो अगर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कितने मिलीमोल्स होंगे बताओ? m मिलीमोल्स होंगे इसमें। हाँ सर। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ऑक्सीजन के कितने मिलीमोल्स बनेंगे? m/2 मिलीमोल। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो m/2 मिलीमोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 1 डिग्री पे?
सॉरी 0 डिग्री 180 एम पे m/2 into 22.4 ml, करेक्ट? Yes. यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की? What is volume strength of any H2O2 solution? It is nothing but 11.2 times its molarity. तो तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम दिया है तो क्या करोगे? तुरंत उसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, Yes. क्लियर है? नोट कर सर लो। एक बार फिर से बताना, डिस्कनेक्ट हो गया। ये डिराइव किया है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 टाइम्स मोलारिटी। ठीक है, यस नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट वी कैन राइट अनदर थिंग, एक और इसी तरह डिफरेंट is percentage labeling of oleum. परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या है? ओलियम क्या होता है मालूम है सबको? व्हाट इज ओलियम? नो सर। किसी को नहीं मालूम है ओलियम क्या होता है? सर वो हाँ सल्फर H2SO4 इससे सही होता है। नहीं, ओलियम इज So sulfuric acid. द मिक्सचर of H2SO4 and SO3. Okay, clear? ठीक है, Yes. यस सर। तो परसेंटेज लेबलिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास of H2SO4 that can be produced by complete hydration of 100 grams oleum. तो 100 ग्राम ओलियम लें और उसको कंप्लीटली हाइड्रेट करें, करेक्ट? तो कितना सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है? दैट इज परसेंटेज लेबलिंग। कॉपी नो एक्सीडेंट के लिए पीछे जाओ ना सर। लो करो कॉपी। तो हो गया सर। तो मान लो मेरे पास 100 ग्राम सोडियम है, मतलब उसमें H2SO4 होगा और SO3 होगा, करेक्ट? मान लो SO3 x ग्राम है, तो ये 100 माइनस x ग्राम होगा।
अब इसका हाइड्रेशन करेंगे तो SO3 पानी से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, करेक्ट? ठीक है, बोलो ये क्लियर है? Yes, sir. तो नाउ X ग्राम H2SO4 सॉरी SO3 में SO3 के कितने मोल्स हुए बताओ? X by 80. X/80। उससे सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स बनेंगे? X by 80. तो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास बनेगा? 98/88। और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो एज इट इज बचा हुआ है मेरे पास। तो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड कितना बन गया 100 ग्राम ओलियम से? 100 प्लस 18x/80। सही है? इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसी को हम परसेंटेज लेवल कहेंगे। So what is percentage level of an oleum solution? It is 100 plus 18/80x, where x is the mass of SO3 in 100 gram oleum. ठीक है? ओके? Yes. तो ये बता सकते हो इस परसेंटेज लेवल का रेंज क्या होगा? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? भाई x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 100 x की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो परसेंटेज लेवल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 100 और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100। 100 Yes. तो परसेंटेज लेवल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 122.5। तो कोलियम का परसेंटेज लेवल हमेशा इस रेंज में ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? Yes. Yes. और ऐसे तुम किसी भी ऑक्सो एसिड और उसके अनहाइड्राइड के लिए ऐसा एक परसेंटेज लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, सर हाँ सर प्लीज आप बोल सकते हैं साहब वो मैं समझा कि ये टोटल मास ऑफ H2SO वो 100 प्लस 18x/80 आया, उसको आपने परसेंटेज लेवल कैसे बोला? डेफिनेशन है यार। डेफिनेशन, अच्छा ओके सर। कर लिया नोट? Done, sir. Yes, sir. सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एसिड लिया H3PO4, इसका अनहाइड्राइड क्या है बताओ? H3PO4 का अनहाइड्राइड क्या है? PO4 3-. Can anybody tell me correctly what is anhydride of H3PO4? अनहाइड्राइड कैसे निकालते थे? एक एसिड में अगर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो उस एसिड का डाइमर बनाओ।
तो इसके दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करो तो क्या बन जाएगा? H6P2O8. ये बन जाएगा। हाँ, so P2O5 होगा। अब इसमें से सारे हाइड्रोजन वाटर की तरह निकाल लो, Yes, तो 3 वाटर हटाने पड़ेंगे। yes, P2O5, तो क्या हो जाएगा इसका अनहाइड्राइड? P2O5. O5। तो H3PO4 का अनहाइड्राइड क्या है? P2O5। तो जरा इन लोग के लिए भी एक ऐसे ही परसेंटेज लेवल निकालो और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ जरा क्या हो सकती है परसेंटेज लेवल की। हाँ निकाला। ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी। 69 से 100। बेटा 100 से कम तो हो ही नहीं सकता किसी का परसेंटेज लेवल। सर 100 से 134 तक। 100 से 138.0. हाँ 137 138 कुछ ऐसा ही है। ये मान लो x ग्राम है, ये 100 माइनस एक्स, तो इसको हाइड्रेट करेंगे, इसमें 3 वाटर ऐड करेंगे 2x4. तो इसके मोल तो हो गए x बाय कितना 142. 142, तो इसके हो गए x बाय 7, By 71. तो इसका वेट हो गया 98 x बाय 71 ग्राम। और ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये टोटल मास हो गया 100 प्लस 27। 27. Yes, ठीक है, तो yes. 100 से कितना आ रहा है? 138.02. 138। ठीक है, इज दिस क्लियर? सर ये सब याद नहीं रखना ना हम लोग को, मतलब फॉर ये क्या रेंज है वगैरह। डिराइव कर सकते हो, हाँ ये सर डिराइव कर सकते। ओलियम के लिए याद रख लो, काफी कॉमन है। ओके सर। इतना क्लियर है? यस सर।
चलो तो होम असाइनमेंट्स तो चारों हो गए और सब्जेक्टिव हो गया है, करेक्ट। यस सर। गेट इक्विप ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लेना, ट्यूसडे वाले डाउट लेक्चर में गेट इक्विप डिस्कस करेंगे। ओके, और मंडे को वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, Yes. चलो विल स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर।